बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ वेकअप पाकिस्तान। आज का वेकअप पाकिस्तान बड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि मैंने नहीं देखा अपनी 15 साल करियर में मीडिया में कभी किसी ने ऐसे टॉपिक उठाए हों जैसे हम वेकअप पाकिस्तान में उठाते हैं। और यकीनन आज का जो मौजू है वो है मनशियात, ड्रग्स। किस तरीके से हमारे नौजवान मनशियात के एक चुंगल में, एक जाल में फंस चुके हैं और राह फरार इख्तियार करते हैं। दुनिया भर में डॉक्टर्स कहते हैं कि सबसे बड़ी वजह मनशियात के इस्तेमाल की है स्ट्रेस, परेशानी। जो लोग परेशान होते हैं फ़ौरन नशे की तरफ जाते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा कि यकीनन इस प्रोग्राम का मकसद लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना है, ये मैसेज यूथ तक पहुँचाना है कि ये एक जाल है, ये एक ट्रैप है जिसमें आपको फंसाया जा रहा है और आपने खुद इस जाल से बचना है और अपनी हिफाजत करनी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की हिफाजत करनी है। कहीं से भी इस प्रोग्राम का मकसद मनशियात की तशहीर करना नहीं है। तंबाकू नोशी भी सेहत के लिए मुज़र है, शराब नोशी भी, और तमाम तर मनशियात हमारे नौजवानों के लिए इंतहाई खतरनाक हैं, उनसे हमें बच के रहना है। अब जब बात आती है मनशियात की, हम ये तो समझ जाते हैं कि लोग परेशान होकर, स्ट्रेस में आकर ड्रग्स की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त मनशियात की खुलेआम फैलाव जारी है, उसकी वजह से हमारे नौजवान बड़ी मुश्किल में है। क्योंकि हम जानते हैं कि नौजवान जिनके पास पहले ही रोजगार के मौके नहीं है, वो आला तालीम याफ्ता हैं, धक्के खा रहे हैं, मजबूरन मुल्क छोड़ना पड़ रहा है। हम जानते हैं नौजवान के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज नहीं है। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो सिवाय क्रिकेट के किसी और चीज में पैसा लगता नहीं है, ग्राउंड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो फिर वो नौजवान क्या करेगा? वो जब घर पे बैठा होगा, परेशान होगा, गली मोहल्ले के दोस्तों से मिलेगा, वो भी परेशान होंगे, और जब एक दोस्त को करते हुए कोई बुरी चीज देखेंगे तो वो सब उस नशे के आदी हो जाएंगे। पर आज नशा इस कदर आम हो चुका है ख़वातीन व हज़रात कि बात बड़ी परेशान कुन है। तभी हम वेकअप पाकिस्तान में, जहां हम ये कोशिश करते हैं कि लोगों को उठाएं, उनमें शऊर उजागर करें, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करें, उनमें अक्ल डालें कि खुदारा 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 बचें, इस बुराई से बचें, इसको बदलें। अगर हम अब भी नहीं उठे तो बहुत देर हो जाएगी। जब बात आती है नशे की, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे नशे लीगल हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे नशे इलीगल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लीगल इलीगल, ये कानूनी नशा क्या होता है? हम जानते हैं कि पाकिस्तान में तंबाकू कानूनी तौर पर हर जगह फरोख्त किया जाता है। आप किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाएं, किसी बड़े जनरल स्टोर में चले जाएं, किसी गली के कोने में पान के खोखे पे चले जाएं, आपको हर किस्म का तंबाकू मिलेगा, चाहे वो स्मगल्ड हो, चाहे वो लोकली प्रोड्यूस्ड हो, चाहे वो कहीं और से आया हो, हर किस्म की शक्ल में मिल जाता है। तंबाकू के अलावा हम जानते हैं शराब नोशी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमने अल्कोहल के लाइसेंस भी दिए हैं, पाकिस्तान में शराब बनती भी है, पैदा भी की जाती है, उसको उसकी डिस्टिलरीज भी हैं, और वो ईजिली सप्लाई होती है पूरे पाकिस्तान में, और वो अंग्रेज़ों के ज़माने से बनी हुई काम कर रही है। लेकिन हमने शराब नोशी को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। और यहाँ तक कि जो शराब की दुकानें हैं ओपनली, सिंध में स्पेशली, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में मुल्क तो एक है, निज़ाम कई हैं। आपको लाहौर में ऐसी दुकानें नहीं मिलेंगी, इस्लामाबाद में ऐसी शराब की दुकानें नहीं मिलेंगी जैसी आपको सिंध में मिलेंगी, जिन्हें हम लोकली घुत्ते भी कहते हैं। तो इन दुकानों से आराम से माइनर्स भी, छोटी उम्र के बच्चे भी खरीद सकते हैं। वैसे तो ये लाइसेंस बेचने का नॉन मुस्लिम्स को ही दिया जाता है, लेकिन शराब जो बेची जाती है वो ज्यादातर मुस्लिम्स को बेची जाती है, विच इज अ फैक्ट, विच इज रियली सैड। लेकिन उसका कोई कंट्रोल होना चाहिए, उसकी कोई मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मेरी नज़र में तो ये लाइसेंस मनसूख हो जाने चाहिए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ऐसा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन माइनॉरिटीज़ के नाम पर ये खुलेआम हो रहा है, और यकीनन इससे भी बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। लीगल ड्रग्स में एक और मसला है, हम जानते हैं मुंह की बहुत सारे नशे हैं, उसमें छालिया है, मेवा है, मैनपुरी है, ये है, वो है, जो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे पाकिस्तान में कि लगता है कि लीगल है, वैसे वो इलीगल है, लेकिन ओपनली अवेलेबल होती है ईजिली हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, कहीं भी हो, किसी भी इलाके में रहता हो, किसी भी शहर में हो पाकिस्तान के, उसको मिल जाएगी। ढूंढना उसके लिए मुश्किल नहीं है, खासतौर पर अब जब इंटरनेट का दौर आ गया है, उसके बाद से तो अवेलेबिलिटी और कनेक्टिविटी बढ़ गई है, और आराम से एक छोटी उम्र का बच्चा इंटरनेट के जरिए बहुत कुछ अपने हाथ में ला सकता है जो उसको नहीं लाना चाहिए। साथ साथ इंपोर्टेड ड्रग्स भी बड़े आ गए हैं ख़वातीन और हज़रात पाकिस्तान में, जो आपके बच्चों को, हमारे मुस्तकबिल को, पाकिस्तान की मुस्तकबिल को खतरे में डाल रहे हैं। इनके अंदर LSD है, एक्सटेसी है, मशरूम्स हैं, आइस मैथ है। और ये जो आइस मैथ जो मैंने आखिर में कहा है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। ये पाकिस्तान में कब आई थी ये भी आगे चल के मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगी, ये पाकिस्तान में शुरू से नहीं है। लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आगाज़ में आपको बताना चाहता हूँ। आज भी पाकिस्तान में
चर्स को एक बहुत बुरा पौधा समझा जाता है और बहुत बुरा नशा समझा जाता है, लेकिन दुनिया भर में इस पौधे के जरिए मेडिसिन्स बनाई जा रही हैं, बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। कनाडा ने इसको कई साल पहले लीगल किया, पहले साल $6 अरब कमाए, फिर $12 अरब कमाए, अब वो अरबों डॉलर कमाए जा रहे हैं इस इंडस्ट्री से। और डॉक्टर्स कैंसर, शुगर, अल्जाइमर, आर्थराइटिस, 50 से ऊपर बीमारियों के लिए ये दवाई लिख कर दे रहे हैं अपने पेशेंट्स को, कनाडा में, अमेरिका की कई रियासतों में, यूरोप के कई ममालिक में। अब पाकिस्तान में इसकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इमरान खान साहब की हुकूमत में ये बात हुई थी कि इसको मेडिसिन पर्पस के लिए अलाउ करना चाहिए, लीगल करना चाहिए, लाइसेंस देने चाहिए। फार्मास्यूटिकल कंपनियां लाइन में खड़ी भी हो गई थी लाइसेंस लेने के लिए, लेकिन सैडली वो लाइसेंस कभी नहीं मिला, ना वो बात आगे पहुंची। लेकिन आज के प्रोग्राम की एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी होंगे, क्योंकि चलिए लीगली तो मेडिसिन के लिए मैरिजुआना को, वीट को, हैश को अलाउ नहीं किया गया पाकिस्तान में, दुनिया भर में तो तरक्की याफ्ता ममालिक तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोकल्स ऐसे हैं जो कि फी सबीलिल्लाह इस पौधे का तेल निकाल रहे हैं और पेशेंट्स को बांट रहे हैं विदाउट चार्जिंग देम एनीथिंग। उन्होंने मुझे इजाजत नहीं दी कि उनकी आइडेंटिटी रिवील करूं मैं यहाँ पे, वरना जरूर करता। वो क्योंकि अल्लाह को राजी करने के लिए काम कर रहे हैं, लोगों का इलाज करने के लिए काम कर रहे हैं। उनकी फैमिली में भी खुद ऐसे पेशेंट्स आ गए थे, उनको जरूरत पड़ी और फिर अपनी फैमिली के पेशेंट्स को उन्होंने वो तेल देना शुरू किया, फिर दूसरे लोगों को देना शुरू किया। आज उनके पास 2000 से ज्यादा पेशेंट्स हैं। उनमें से कुछ पेशेंट्स हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा थ्रू इंटरनेट, थ्रू टेलीफोन हमारा हिस्सा बनेंगे और हम उनके एक्सपीरियंस भी आपके सामने रखेंगे कि कितने ऐसे मरीज हैं जो कई महीनों तक बिस्तरे मर्ग पर पड़े रहे, कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि भाई ये मर जाएगा, और फिर उसको चर्च के पौधे का तेल पिलाया गया, उसकी जड़ी बूटी का तेल पिलाया गया, तो फिर उसने रिकवर करना शुरू कर दिया। बिलीव इट और नॉट, आपको ये हैरानगी लगेगी, इस बात को मानना मुश्किल होगा, लेकिन दुनिया भर में ये बात आम हो चुकी है। दुनिया भर में मैटर ऑफ द फैक्ट है कि चर्च के पौधे के तेल से खाना बनाया जाता है, आइसक्रीम बनाई जा रही है, चॉकलेट बनाए जा रहे हैं, टॉफियां बनाई जा रही हैं, कैंडियां बनाई जा रही हैं। इतनी रिसर्च कर ली गई है जिसकी कोई इंतहा ना हो, लेकिन हम वही पत्थर के दौर में हैं। सैडली हम वेकअप पाकिस्तान में आज जो अवेयरनेस क्रिएट करेंगे उसका मकसद यही है कि एक तो वे फॉरवर्ड बनाया जाए, बताया जाए, दिखाया जाए कि किस तरीके से पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है, और ये रिकग्नाइज किया जाए कि हम कितने दलदल में फंस गए हैं। क्योंकि सैडली हम आंखें बंद कर लेते हैं कि अगर हमारे बच्चे में कोई बुराई है तो किसी को पता ना चले, अगर बुराई सबको मालूम पड़ गई तो हमारे बच्चे का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, दाग लग जाएगा। खुदा ऐसी सोच ना सोचें, पाकिस्तान को बदलें, अपने मुस्तकबिल को बचाएं, नौजवानों को बचाएं। और आज मेरे साथ बड़ा एक खास पैनल भी मौजूद है, इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं और बड़े कमाल लोग भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जलाल हाशमी साहब, जो कि इस वक्त कराची के सबसे बड़े पागल खाने को हेड भी कर रहे हैं और आप फी सबीलिल्लाह उनका वहाँ काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं, लाइन में कोई 700-800 पेशेंट खड़े हुए हैं कि जैसे जगह बने तो वो उनका एडमिशन वहाँ पर करें। हमारे साथ जमील अहमद साहब होंगे जो कि एक्स एडिशनल आईजी सिंध है। यकीनन फोर्सेस का बड़ा किरदार है, क्योंकि ड्रग कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है पाकिस्तान के लिए, कि किस तरीके से हम इस मुनशियात के जिन को काबू करें जो इस वक्त बेकाबू है, पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। डॉक्टर मोहम्मद अहमद अब्दुल्ला साहब हमें ज्वाइन करेंगे, आप पब्लिक हेल्थ एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पब्लिक हेल्थ और फैमिली मेडिसिन के, थैंक यू सो वेरी मच। और अमीन गुलाम अली साहब और सना, जो दो पेशेंट्स हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। अब प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक रिपोर्ट। सिंध हुकूमत ने रिसेंटली एक रिहैब सेंटर कराची में उसका इफ्तिताह किया, उसने काम शुरू कर दिया है। कैसा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कराची में मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए एक और मरकज का इफ्तिताह कर दिया गया। सिंध हुकूमत के इश्तिराक से बनाए गए बहाली मरकज का इफ्तिताह वजीर आला सिंध और वफाकी वजीर शाहजैन बुख्ती ने किया। जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको ये सब्स्टिट्यूट थेरेपी दी जाए और स्लोली टेपर ऑफ किया जाए ताकि वो इस चीज से निकल सके। तकरीब से खिताब में वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि ड्रग फ्री पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करेंगे। मैं खास तौर पे जो हमारी सिविल सोसाइटी है उसकी जो मदद है इस ड्रग के मैनेज से जान छुड़ाने के लिए उस पर एक्नॉलेज भी करता हूँ और उनसे ये इल्तिजा भी करता हूँ कि हमें और साथ दें। आपकी जो इनिशिएटिव है, हमारी कोऑपरेशन बिल्कुल साथ रहेगी और हम इंशाल्लाह ताला साथ मिलके इसका मज़ीद इस मैनेज का मुकाबला करेंगे और ये वाव करते हैं कि इंशाल्लाह ताला हम एक ड्रग फ्री पाकिस्तान
बनाएंगे। वफाकी वजीर इंसदाद मुनशियात शाहजैन बुख्ती ने बताया कि नौउमर और स्कूल्स के तलबा भी नशे के आदी बन रहे हैं। सिंध हुकूमत ने ऐलान किया कि कराची में नशे के आदी अफराद के इलाज के लिए 500 बिस्तरों के अस्पताल की तामीर में मुकम्मल मुआवनत करेंगे। राइट जी, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। दो मेहमानों का मैं नाम लेना भूल गया था अभी, मैं बताऊं मेरे साथ वक्त स्काइप पर मौजूद हैं, बड़े कमाल शख्सियत के मालिक हैं, डॉक्टर सदाकत अली हैं, एडिक्शन साइकेट्रिस्ट हैं, 45 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो वेरी मच सदाकत साहब, आपने अपने कीमती वक्त में दिया। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद जफर इलाही हैं, आप न्यूरो सर्जन हैं और आप न्यूरो सर्जन हैं सऊदी अरब के शहर ताइफ में किंग अब्दुल अजीज हॉस्पिटल में। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर जफर फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड कमिंग ऑन द शो। सबसे पहले जो मसला मैं आज डिस्कस करना चाहता हूं कि हमारे नौजवान इस वक्त बहुत वल्नरेबल हैं, यानी खतरे में हैं, उनके ऊपर एक तलवार लटक रही है, कोई परेशानी आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, कोई डिप्रेशन आ जाए, फौरन से नशे की तरफ चल जाते हैं और राह फरार इख्तियार करने के लिए, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। लेकिन मैं, क्योंकि हमारे साथ एक्स IG सिंध मौजूद हैं, तो जमील साहब से सवाल पहला पूछना चाहूँगा। एक तो ये इतना इजीली अवेलेबल होना, चाहे वो शराब हो, चाहे वो चरस हो, चाहे वो हेरोइन हो, चाहे वो इंपोर्टेड ड्रग्स हो, कोकेन, LSD, एक्सटेसी, मशरूम, ये इतना इजीली अवेलेबल कैसे हो गए जमील साहब हमारी सोसाइटी में? देखिए, हमारे नेबरहुड में अफ़गानिस्तान है, सबसे ज़्यादा ओपीएम वहाँ प्रोड्यूस होती है। ओपीएम से ही डिफरेंट किस्म की ड्रग्स बनती हैं और जो सबसे बड़ा ट्रेड रूट है वो पाकिस्तान में से होके फिर ईरान और यूरोप और फिर अमेरिका तक जाता है। तो अफ़गानिस्तान के जो हालात रहे हैं वो आपके बखूबी इल्म में हैं और हमारे बॉर्डर्स बड़े रगेड और पोरस रहे हैं। अभी तो काफ़ी हद तक फेंसिंग हो गई है, लेकिन फिर भी ये सेंचुरीज ओल्ड एक ट्रेड है या स्मगलिंग है, एक ट्रैफिकिंग है और ये सिलसिला जारी है और इसमें बहुत बड़ी अमाउंट्स इन्वॉल्व हैं। नार्को मनी इज़ बिग मनी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। आर्म्स इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, नार्को, ये बहुत बड़े बिजनेसेस कह लें अगर आप, तो एवरीबडी हैज़ अ प्राइस। तो नार्को मनी इज सो बिग कि दे कैन बाय यू और दे कैन एलिमिनेट यू और यू नो। और फिर जब आप एक रूट बन जाते हैं द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, आपका मुल्क के बीच में से वो सारी नार्कोटिक सब्सटेंसेस गुजरते हैं, तो फिर दाएं बाएं भी तो जाएंगे ना जी, लोकल कंजम्पशन भी तो होगा। अच्छा, आपने कहा दे कैन बाय यू, तो क्या हमारे सिस्टम में ऑफिसर्स को बाय करना, डू यू थिंक इज एन इजी टास्क और अ डिफिकल्ट टास्क? मुश्किल काम है, आसान काम है? इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ऐसे लोग भी हैं जो इनकार कर देते हैं, जिनको अप्रोच करने की हिम्मत ही नहीं होती, बट नेशनल लेवल पे दे फाइंड द राइट गाइज और वो टेंटिकल्स जो ऑन ग्राउंड एक्चुअली होते हैं फिजिकली, वो उन पे फोकस करते हैं और फिर एक विन विन सिचुएशन बन जाती है। उनकी ड्रग देखिए ना, इनको रोकना पकड़ना नामुमकिन है फिर तो। हाउ कुड इट पास थ्रू द एंटायर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान? वह कोई कनाइवेंस है ना जी, कोई कॉम्प्लिसिट है ना। और सर तो डार्क वेब के जरिए वो आप ऑनलाइन ऑर्डर करें और घर पे डिलीवर भी हो जाता है जमील साहब। अब तो खैर हर चीज कोरोना पेंडेमिक में घर पे ही डिलीवर होनी शुरू हो गई, एक बड़ा एलैबोरेट सिस्टम बन गया है, भले वो बर्गर हो, भले हो कोई ग्रोसरी हो। और यू आर टेलिंग मी, मैं नहीं कह रहा, लेकिन जब इनको रोकना, इनको पकड़ना क्या नामुमकिन है या कोई उम्मीद की किरण है सिस्टम में? आपको उम्मीद है कि सिस्टम ने रोकेगा, बिकेगा नहीं? Where there is a will, तलहा there is a way। विल ही तो नहीं है, नियत तो फुकदान नजर आ रहा है नियत का सर। बहुत काम होता भी है, बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फिस्केशंस होती हैं, आपके भी इल्म में आती हैं, मीडिया पे भी आता है। वो कहते हैं सर जितना कॉन्फिस्केट होता है उससे ज्यादा पीछे गायब हो जाता है। हाँ, ये भी होता है, सारी दुनिया में होता अब अल्हम्दुलिल्लाह जमील साहब क्योंकि एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं तो आज वो खुल के सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जब वो फोर्स पे थे, ऑन ड्यूटी थे, तो ऑफ कोर्स लिमिटेशंस थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, बट आई एम रियली हैप्पी जमील साहब कि अब आपने खुल के बातें बयान की हैं। You have to accept the realities, you have to कितना accept इग्नोर the करेंगे, कितना disease, डिनाई the करेंगे? menace, otherwise you can't treat it। आप इलाज नहीं कर सकते ना, जब तक आप एक बीमारी के होने को तस्लीम ही नहीं करते, उसका इलाज कैसे आप करेंगे? अग्रीड। डॉक्टर जलाल, आप माशाल्लाह से बड़े काम के, बड़े एक्सपीरियंस है आपके पास माशाल्लाह से, 50 साल से ऊपर का, पूरी दुनिया में आपने काम किया है और अब आप
कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ, और आप इतना बड़ा रिहैब सेंटर लीड कर रहे हैं शेड फाउंडेशन के नाम से, विच ही क्लेम्स कराची का सबसे बड़ा है। अब मेरा ये सवाल आपसे जलाल साहब ये है कि जो इस वक्त नौजवानों की साइकी है, आप इतने बड़े साइकेट्रिस्ट हैं जलाल साहब, ये क्या है? अब इस साइकी को हम कैसे बचाएं? दिमागी अमराज में उन्हें डूबने से कैसे बचाएं जलाल हाशमी साहब? देखिए, मुझे यहाँ आने से पहले बिल्कुल नहीं था कि डॉक्टर सदाकत साहब भी हमारे प्रोग्राम में शरीक होंगे। उनके सामने कोई बात करना सूरज को चिराग दिखलाना है, क्योंकि जितना उनका तजुर्बा है और जितना, बल्कि हमारे मेंटोर हैं एक तरह से वो, और पाकिस्तान में ड्रग एडिक्शन के इलाज में वो पायनियर है माशाल्लाह। हाँ, जो आई डू एडमिट इट। ठीक, अब मेरे सवाल का जवाब दे, फिर मैं फ़ौरन उनके पास चला जाऊँगा। जी जी जी, वो अच्छा, तो बात ये कि आपका सवाल क्या था? मैं नौजवानों को किस तरह बचाएं? ये तो एक जाल बिछा हुआ है पूरे मुल्क में, ना उनको नौकरी मिल रही है, ना उनको खेलने के मौके मिल रहे हैं, ना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, स्ट्रेस में, डिप्रेस्ड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। क्या करें, किस तरह बचाएं उन्हें? नौजवानों को बचाने के लिए नौजवानों की तरबियत में बहुत ज़्यादा हमें फुकदान नज़र आता है वालिदैन की तरफ से, नंबर 1। ठीक, अनफॉर्चुनेटली अगर आजकल हम देखें तो 2 साल 3 साल 3.5 साल का बच्चा जब सेरेलैक नहीं खाता तो माँ उसके आगे यूट्यूब की म्यूज़िक लगाती है और मोबाइल फ़ोन रखती है और बच्चा खाना शुरू कर देता है। ठीक, वो उसको कंडीशनिंग कर, उसके साथ मुताबिकत हो जाती है, जब तक वो उसके बाद दोबारा जब वो नहीं आता मोबाइल फ़ोन, जब तक वो खाना नहीं खाता। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जो डॉक्टर हाशमी से मेरी पहले बात हो रही थी ब्रेक के दौरान, जब प्रोग्राम शुरू होने से पहले, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक और नशा है तला जिसका आपको बहुत ज़रूरी जिक्र करना है, वो है स्क्रीन्स, मोबाइल फ़ोन। ये उसी तरफ जा रहे हैं तो डॉक्टर हाशमी साहब कि ये सबसे खतरनाक चीज़ है जो बच्चे से बचपन से ही, वो जब इन्फेंट एक होता है 2-3 महीनों का होता है, तब से नशा मिल जाता है। 2-3 महीने नहीं, हाँ, साल भर के बाद। सर देखिए ना, बेबी टीवी आप लोग बच्चों को लगा के देते हैं ना सेरेलैक खाने के लिए, उसमें टू म्यूजिक चल रही होती है, बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वो इन्फेंट एज से ही शुरू हो जाता है। 2-3 महीने के बच्चे का ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता कि वो उसको इंस्पायर कर सके, क्योंकि इंस्पिरेशन शुरू होती है 3 महीने के बाद। सर आजकल ऐसी बहुत सारी वीडियोस वायरल हैं हाशमी साहब, बच्चा पैदा होता है, उसके सामने स्क्रीन आती है और वो देख के यूं यूं मुस्कुराना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये है कि ड्यूरिंग द उसकी जो रहम मादर में जो उसकी मौजूदगी होती है, उस वक्त माँ ने अगर वो पर्टिकुलर म्यूजिक सुनी होती तो वो उसके ब्रेन में फीड हो जाती। सुभान अल्लाह, क्या बात कही है डॉक्टर हाशमी साहब ने, बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो परवरिश वहीं से शुरू हो जाती है, और माँ जो भी अमल करती है, सुनती है, खाती है, देखती है, उसका बच्चे की तरफ जाता है। परवरिश की वो मिसाल आप नहीं दे सके, सब यह कहते हम उस सब कर सकते हैं कि जेनेटिक लर्निंग होती है। जेनेटिक लर्निंग जो वालिदैन के जब ज़ाइगोट बच्चा का बनता है, या जिसे हम कहते हैं नुत्फ़ा वजूद में आता है रहम मादर में, उस वक्त डीएनए के थ्रू, जेनेटिक मेकअप के थ्रू वालिदैन की खुसूसियात बच्चे में आ जाती हैं। इजाज़त दे तो मैं आपको मिसाल दूँ यहाँ पे, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गौसे आज़म गौसुल सकलैन, हमारे मुर्शिद, वो अपने माँ के पेट से 17 पारे हिफ्ज़ करके आए थे, क्योंकि वालिदा मोहतरमा रहमतुल्लाह अलैह सलामुल्लाह अलैह, उनको 17 पारे ही हिफ्ज़ थे, तो मुसलसल वो उसकी तिलावत करती थी, और बच्चा जब पैदा हुआ, मदरसे गया, तो 18वें पारे से उन्होंने हिफ्ज़ करना शुरू किया। तो ये वाज़ेह हो जाता है कि माँ के पेट से पारे शुरू होती है। डॉक्टर सदाकत की तरफ जाना चाहता हूँ। डॉक्टर सदाकत, जैसा कि डॉक्टर हाशमी ने हमें बताया कि आप सारे साइकेट्रिस्ट के पाकिस्तान में जितने भी हैं तकरीबन उस्ताद हैं, और आप लीडर हैं, उनके मेंटोर हैं। मैं आपसे पूछूंगा, एज एन एडिक्शन साइकेट्रिस्ट एट सच ए सीनियर लेवल, पाकिस्तान इस वक्त किस स्टेज पे खड़ा है? हमारी यूथ किस डायरेक्शन में जा रही है? डॉक्टर सदाकत अली। मैं पहले तो सबका शुक्रगुजार हूँ, मेरी इज्जत अफजाई जो उन्होंने की। मैं तो रोज़ सीखता हूँ, रोज़ अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ, तालिब इल्म हूँ इस शोबे का। जहाँ तक नौजवानों में नशे के रुझानात का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान के मूड और मिजाज से है। और आप यूँ समझें कि नौजवानों का मूड ख़ास तौर पर ख़राब रहता है और बाकी आबादी आमतौर पर ख़राब मूड का शिकार है। हम एक दूसरे को तंग ही इतना करते हैं कि उसमें मूड अच्छा रहने के इम्कानात कम हो जाते हैं। तो या तो अवाइल उम्री में, टीन एज में ही मूड ख़राब होता है, तो लोगों को नशे की तरफ कशिश महसूस होती है, और कोई उनको नशा इंट्रोडक्शन जब करवा देता है तो फिर वो उनको लत लग जाती है और वो कुछ बनने से पहले बर्बाद हो जाते हैं। या फिर ये होता है कि लोग कुछ बन जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं, और आगे बढ़ते हुए जब 40-45 साल की उम्र को पहुँचते हैं और अचीवर बनते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में साथ साथ जो है बदमिजाजी, ख़राब मूड और इन मुश्किलात का सामना होता है।
तो फिर वो नशा शुरू कर लेते हैं और कुछ बनने के बाद अपने आप को तबाह कर लेते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि नशा बेकार लोग करते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो जो हाई अचीवर्स हैं उनमें नशे के इम्कानात 70% तक हैं। यानी मेरी मुराद आला पाई के डॉक्टर से, वकला से है, मेरी मुराद जो है सीईओ से है, पायलट से है, और दूसरे ज़िंदगी के जो शोबे हैं, जो हमारी डिसिप्लिन फोर्सेस हैं, उनमें भी नशे के रुझानात बदरजा उतब मौजूद हैं। हमारी अदलिया में भी ये सब कुछ पाया जाता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया के बेशतर ममालिक में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में शामिल है जहाँ ये बीमारी बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम ये है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हमारा जीने का तरीका जो है वो 20वीं सदी की बजाय 19वीं सदी का है। तो जब तक हम आज के तकाज़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना नहीं सीखते, हमें मूड की ख़राबी का सामना रहेगा, और जब मूड की ख़राबी का सामना होगा तो हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे हालात हैं कि कोई ना कोई ड्रग हमें इंट्रोड्यूस करवाएगा। बहुत कम कोई बंदा होगा जिसे ज़िंदगी में कभी किसी ने मशवरा ना दिया हो शराब का या चरस का या सिगरेट का। आम तौर पर दोस्त अहबाब भी यही काम करते हैं, कोई दुश्मन ऐसा काम नहीं करते। तो वालिदैन अगर अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो उनके लिए सादा सी बात है कि वो अपने बच्चों को नशे से बचाव के हिफाजती टीके लगवा लें। और वो हिफाजती टीके जिन्हें मैं कह रहा हूँ वो ज़िम्मेदारियों के टीके हैं कि अगर आप छोटी उम्र में बच्चे को ऐसी ज़िम्मेदारियाँ दें जो कि वो निभा सकता है, और आप उसे मोटिवेट करें, और वो जब काम करे छोटे-मोटे ज़िम्मेदारियाँ उठाए तो उसको शाबाश दें। अगर ना ज़िम्मेदारियाँ उठाए तो फिर आप उसे नज़र-ए-सानी के लिए कहें। पर दोनों सूरतों में कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम अपने अहले खाना से या अपनी वर्क प्लेस पे या अपनी सोसाइटी में किसी से मिलते हैं तो हम कोशिश करें कि दूसरे को कोई बुरा एहसास ना दें, हो सके तो अच्छा एहसास दें। कोई छोटी-मोटी बात ऐसी करें जिससे दूसरे का दिल खुश हो जाए। लेकिन हम आहिस्ता-आहिस्ता कुछ ऐसे मुआशरे में ढलते जा रहे हैं कि हमारा वास्ता जिससे भी ज़िंदगी में पड़ता है, वो कोई ना कोई रुकावट डालता है हमारे मकासद में, जिससे कि बदमिज़ाजी जन्म लेती है, माँ-बाप और औलाद के दरमियान रिश्ता ख़राब होता है, मियाँ-बीवी के दरमियान ख़राब होता है। अगर एक चीज़ कही जाए नशे की वजह तो वो बदमिज़ाजी है जो कि ताल्लुकात की ख़राबी के नतीजे में सामने आती है। और एक लाइफ़स्टाइल है जो अगर सभी लोग अपना लें तो बदमिज़ाजी से वो बच सकते हैं। सर ये लाइफस्टाइल पे मैं आपको रोकूंगा। डॉक्टर सदाकत आपने बड़ी कमाल बातें कही हैं, यकीनन उनको हाईलाइट करूंगा मैं यहाँ पे कि आपने कहा कि नशा करने वाले जरूरी नहीं है कि फारिग लोग हों, बड़े पाए के काम करने वाले लोग भी होते हैं। 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, तरीका हमारा 19वीं सदी का है, और जिम्मेदारियों के टीके एक्चुअली नशे की वैक्सीन है। लाइफस्टाइल के बारे में डॉक्टर सदाकत कुछ कह रहे थे, आई विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर डॉक्टर सदाकत एक ब्रेक के बाद। और डॉक्टर जफरी मेरे साथ हैं, डॉक्टर मोहम्मद अहमद अब्दुल्ला मेरे साथ हैं, उनसे भी कमेंट लूंगा, डिस्कशन में शामिल करूंगा। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू वेकअप पाकिस्तान। बात हो रही है आज मनशियात की, किस तरह नशा हमारे नौजवानों को तबाह बर्बाद कर रहा है, और नौजवानों के लिए राह फरार एक ही है, मनशियात। और ड्रग्स इजीली अवेलेबल हैं। तफसीलन हम सारी ड्रग्स को भी डिस्कस करेंगे आगे चल के, लेकिन इस वक्त डॉक्टर सदाकत अली मौजूद है। ब्रेक से पहले डॉक्टर सदाकत अली ने बड़ी कमाल बातें कही हैं, मैं चाहूंगा कि वहीं से कंटिन्यू करें। डॉक्टर सदाकत आप कुछ लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे थे हमें। मैं बता रहा था कि जब तक हम वो स्किल्स नहीं सीखते जिनसे हम अपने ताल्लुकात को बेहतर बना सकें और ज़िंदगी के जो तकाज़े हैं 21वीं सदी के वो हम पूरे कर सकें, तब तक हम एक फौरी तिब्बी इमदाद जिसे कहा जा सकता है अपने मूड और मिजाज की हिफाजत के लिए, वो मैं चंद बातें बता देता हूँ जो कि सारी बहुत आसान है और तकरीबन सारी की सारी मुफ्त है। पहली बात तो ये है कि जल्द सोना और जल्दी उठना। कोई बंदा जो रात 9-10 बजे तक सो जाता है और सुबह 5-6-7 बजे उठता है, उसको बदमिजाजी का सामना कभी भी नहीं होगा और आप उसे किसी नशे की तलब में तड़पता हुआ नहीं पाएंगे। दूसरा, एक्सरसाइज करना, जिसका मतलब है वॉक करना। एक्सरसाइज का मतलब कोई वजन उठाना या कोई पहलवानी करना नहीं है, बल्कि अगर आप 10,000 कदम
सुबह से लेके शाम तक वक्फे वक्फे से पूरे कर लें, घर पे, घर के बाहर और काम की जगह, तो आपके मूड और मिजाज पे इससे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तीसरा, वालिदैन के साथ और फैमिली मेंबर्स और काम की जगह कॉलीग्स के साथ उलझने से गुरेज करें। मुख्तसर सादा सी बात करें, ड्रामाई अंदाज इख्तियार ना करें, ना किसी के लिए मुश्किलात पैदा करें, ना अपने लिए फिर उलझने बनाएं। और चौथी चीज़ है कि कुछ गोश्तखोरी से परहेज़ करके सब्जियां, दालें और फल और डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा करें। सबसे ज़्यादा जो है दालें और सब्जियों को तरजीह दें, जो कि निस्बतन सस्ती होती हैं गोश्त के। तो ये 4 चीज़ें अगर कोई कर लेता है तो उसका 90% तक मूड की बदमिजाजी का मसला हल हो जाएगा, चाहे वो किसी भी पेशे से मुंसलिक हो, चाहे उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात हों, चाहे उसकी ज़िंदगी में महंगाई की दिक्कत हो। तो ज़्यादातर ये 4 इक़दामात करने से राइट डॉक्टर साहब, आपका मूड बुनियादी तौर पर ठीक होगा। वेल सेड, वेल सेड। इस इन 4 में बस एक चीज़ मैं ऐड कर दूंगा कि नमाज भी पढ़ें और कुरान पाक की तिलावत और तफसीर रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दें। एक पेज पढ़ लें, बड़ी बड़ी मदद मिलेगी। खैर, गुफ्तगू में शामिल करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अहमद अब्दुल्ला साहब को, स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अब मैं जानता हूँ मुझे आपसे इन डेप्थ डिस्कस करना है द इम्पैक्ट ऑफ हैश एंड वीड ऑयल ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेज। मुख्तलिफ अमराज का इलाज किस तरह चर्स के तेल से किया जा रहा है, लेकिन वो मैं आगे चल के आपसे करूंगा। मुझे इस वक्त आपसे सवाल ये पूछना है कि जो हमारे नौजवान खतरे में हैं, जो हमारी यूथ कंटिन्यूसली पाकिस्तान में एक नशे के ट्रैप में फंसती जा रही है, आपकी नज़र में हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं इस वक्त? हर वो चीज़ जो हर वो केमिकल जो आप अपने जिस्म में डालें, वो आप इंजेस्ट भी कर सकते हैं, टीकों की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पी भी सकते हैं, इनहेल भी कर सकते हैं, और वो आके अंदर आपके जिस्म में एंटर होके आपका जो केमिकल मैकेनिज्म है उसके साथ उसमें तब्दीलियां लाए, तो वो ड्रग कहलाएगी। अब उसमें कुछ ड्रग्स जो प्योरली जिनको रिक्रिएशनल यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम जब ड्रग्स का नाम लेते हैं तो उन्हीं का जहन में ख्याल आता है, लेकिन इसके अलावा जो अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं वो भी सारी ड्रग्स हैं। फिर कॉमन यूज़ की हमारी टी एंड कॉफ़ी हैं, या लोग एनर्जी ड्रिंक्स आजकल बहुत सारे पी रहे हैं, तो वो भी ड्रग्स के उसमें आ जाती हैं। हमारी नौजवान नस्ल, मेरा ख्याल है कि सिर्फ नौजवानों को कहना ज़्यादती होगी, ये मुख्तलिफ तबकात में, क्योंकि हम मरीज़ देखते हैं तो सिर्फ नौजवान नहीं, हर एज के लोग जो हैं वो इसमें जो है इन चीज़ों में पाए जाते हैं, और वो इट्स अ रूट ऑफ एस्केप। कई जगहों पे ये प्री एग्जिस्टिंग जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं वो उनके लिए रूट ऑफ एस्केप है। और अभी मैं डॉक्टर सदाकत की भी बात सुनी, जो बैलेंस्ड लाइफस्टाइल है वो ऐसी सारी तमाम चीज़ों को जो है वो काउंटर करने में और कंट्रोल करने में मदद करता है। तो नौजवान नस्ल को मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअली पॉइंट आउट करके फोकस करना ज़रा ज़्यादती हो जाएगी। सब लोगों को जनरली वेयर ऑल पीपल, कुछ पुराने मॉडल के हैं, कुछ नए हैं, तो हमें इंसानों को बतौर इंसान ही कंसिडर करना चाहिए। नौजवान लोग क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, उनके इंटरेक्शंस ज़्यादा होते हैं, और ये हम आगे डिस्कशन में डिस्कस करेंगे कि बिहेवियर्स हमारे एज के साथ क्यों डिफरेंट होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सब लोग ही नशे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी पर से माशरे में ज़्यादा, और ये एक रूट ऑफ एस्केप है, और भी रूट्स हैं। राइट, लेकिन अब सोचने की बात यह है कि हम किस तरह अपनी पूरी नेशन को बचाएं। चलें, आपने बड़ी अच्छी हमें करेक्ट किया कि हम सिर्फ यूथ का जिक्र नहीं करें, पूरा नेशन इस वक्त ख़तरे में है। डॉक्टर ज़फ़र इलाही, आप एक न्यूरो सर्जन हैं, आपने माशाल्लाह पाकिस्तान में तालीम हासिल की और फिर आप बाहर गए, प्रैक्टिस कर रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं। आपकी नज़र में कितना बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त पाकिस्तान में ड्रग्स का? जी, हमारे मुल्क में ये एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, और जिस तरह कि डॉक्टर साहब ने कहा, ये ना सिर्फ हमारी यूथ को इफ़ेक्ट कर रहा है बल्कि मुख्तलिफ एजेस में, एज ग्रुप्स में मुख्तलिफ उम्र के लोग इस चीज़ में मुब्तला हैं। सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। कितने डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो ड्रग्स का सहारा लेते होंगे अपनी लाइफ स्टाइल में? क्योंकि डॉक्टर्स के पास एक्सेस हर चीज़ आसान होती है, इसीलिए इनमें आपको ज़्यादा इंसिडेंट्स मिलेगा।
ड्रग अब्यूज़ का। ओके, सारे नहीं करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं है, कुछ देयर आर इंसिडेंट्स जहां पे क्योंकि ऐसा होता है। एक्सेस में आसानी होती है डॉक्टर्स के पास। यकीनन। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर जफर इज अ न्यूरो सर्जन, तो आगे चल के मैं इनसे तफसीलन पूछूंगा कि ब्रेन के ऊपर जो हम कह रहे हैं ना कि चर्च के तेल से बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो रहा है, तो वो किस तरह इम्पैक्ट होगा वो आगे चल के तफसीलन में डॉक्टर जफर से डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं जमील साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अब जिस तरह बात खुल के सामने आ गई कि सिर्फ यूथ नहीं है, सारे तबकात मुतासर हैं, एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड। एज ए नेशन हम लोग नशे के आदी हो चुके हैं, चाहे वो चाय कॉफ़ी हो, चाहे वो कोई कैफीन वाली ड्रिंक हो, मावा मेनपूरी हो, चरस अफीम गांजा, या फिर कोकेन LSD एक्सेसी मशरूम। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड जमील साहब, क्योंकि आपने इतनी बड़ी पोजीशन पे काम किया है जहाँ पे आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे सिचुएशन को, आपकी नज़र में हम इस सिचुएशन को कंट्रोल अब कैसे करेंगे? देखिए, जब तक किसी भी चीज़ की डिमांड होती है उसकी सप्लाई बरकरार रहती है। जितनी बड़ी मर्जी लॉ इन्फोर्समेंट आपकी अपरेटस हो, वो उसको रोक नहीं सकती, वो उसमें से स्नीक इन कर जाती है। तो हमें डिमांड पे फोकस करना होगा, हमें देखना होगा वो वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से, जैसे डॉक्टर सदाकत ने बताया कि ये सिर्फ नौजवानों का मसला नहीं है, ये बड़े बड़े टॉप पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के जो लोग का मसला भी है, वो भी कोई ना कोई ड्रग ले सकते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को ज़िंदगी में रीसेट करना पड़ेगा। मुझे नौजवानों के मसाइल तो नज़र आते हैं, मैं उनके साथ बड़ा इंटरेक्ट भी करता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास कोई और कारोबार का भी ज़रिए नहीं, आजकल तो इंपोर्ट्स पे भी पाबंदी है, एक्सपोर्ट्स भी नीचे जा रहे हैं। कराची का ख़ासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा पुअर है, यहाँ एलियंस बहुत सारे आके रह रहे हैं, वो स्ट्रीट क्राइम में बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व हैं, आप ना घर के अंदर सेफ़ हैं ना बाहर सेफ़ हैं। तो ये कितना आपके ऊपर प्रेशर डेवलप हो जाता है, स्ट्रेस। और जो नौजवान होते हैं वो फिर दे वांट टू फाइट बैक, वो रिएक्ट करते हैं। उस सारी सिचुएशन में दे फॉल अस्ट्रे, वो किसी न किसी ड्रग पे लग जाते हैं। पीयर प्रेशर होता है, वो कुछ घंटे इन तमाम वरीज, घर पे से प्रेशर होता है, भाई तुम जॉब नहीं कर रहे, कुछ लोग एजुकेशन में नाकाम हो जाते हैं, उन पे वो प्रेशर होता है, तुम्हारा रिजल्ट नहीं अच्छा आया। फिर घर के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं, किसी का बाप बीमार है, किसी की वालदा बीमार है, 100 मसले होते हैं। तो द ईजीएस्ट वे आउट इज़ कि जो भी चीपेस्ट अवेलेबल आपके पास ड्रग है आप उसको यूज़ करें, और मुस्तकिल नहीं तो चंद घंटों के लिए तो उन फिक्रों से, उन टेंशन से, उन स्ट्रेस से आप निजात पाएं। तो वी विल हैव टू लुक एट द सिचुएशन इन अ वेरी डिस्पैशनेट मैनर और सीरियसली कंट्रोल करें पहले। नहीं, हमें उन मसाइल को ख़त्म करना होगा, हमें नौजवानों की एजुकेशन पे तवज्जो देनी होगी, उनके लिए हमें जॉब्स जनरेट करने होंगे, उनके लिए एक अच्छा माहौल भी तो पैदा करना होगा, उनके लिए फन और एंटरटेनमेंट के लिए कोई एवेन्यूज भी होने चाहिए। बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं आप सर, लेकिन क्या कभी ये होगा? बाकी दुनिया में तो हुआ है। अब अगर हम फिजिकली, पाकिस्तान है 21वीं सदी में, और जैसे डॉक्टर सदाकत ने कहा हमारा लाइफस्टाइल 19वीं सदी का, चले 19 का नहीं 20 का है, हमें नौजवान नस्ल के एस्पिरेशंस पे गौर करना होगा। वो इस स्मार्टफोन की वजह से पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, उन्हें पता है बाकी दुनिया किस तरह चलती है, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, कितने उनके पास ऑप्शंस हैं, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आप छोड़ दें यूरोप को, अमेरिका को, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, आप साउथ एशिया में ही देख लें, हमारी करेंसी इस वक्त पूरेस्ट परफॉर्मिंग है पूरी दुनिया में, और डॉलर का रेट को भी छोड़ दिया, सारे पाकिस्तानियों को, श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया है। और फिर हमारे यहाँ दुनिया में लोग कह रहे हैं 2 रुपए का आदमी है पाकिस्तानी। तो देखिए ना, कोई हमारे स्टार्टअप्स नहीं कामयाब हो रहे, अब तो लोगों ने करना ही छोड़ दिया है। नौजवान करें क्या, किधर से पैसे कमाएं? इकोनॉमिकल सोशल क्राइसिस का हम शिकार हैं। पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो गई आज, देखें सर, इतनी टेंशन है, मतलब लिटरली लोग एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं। कन्फ्रंटेशन की सियासत, मारो या मर जाओ, जलाओ या घेराओ, यानी बात नहीं करनी, जाती दुश्मनी बना ली, हालांकि ऐसे पहले नहीं होता था। हाशमी साहब ये बताइए कि यकीनन अब आपके पास भी बहुत सारे इश्यूज, पेशेंट्स आते हैं, नौजवान भी हैं, बड़ी एज के भी हैं। एक डिस्कशन हमेशा से की जाती है कि पाकिस्तान में ड्रग यूजेज इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना ड्रग अब्यूजिंग है, कि इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि हद क्या होती है। मौला कायनात, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, फातिह खैबर, हैदर कर्रार, हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि जहर क्या है, तो उनका हर वो चीज़ जो हद से बढ़ जाए वो जहर है। और हमारे यहाँ लोग नशा आवर चीज़ें इस हद तक कर जाते हैं हाशमी साहब कि स्काई इज़ द लिमिट, परवाह नहीं होती है कि हम मर जाएंगे, हमें ओवरडोज हो जाएगा, इतना करो जैसे कल है ही नहीं। क्या आपको ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं?
सर बात ये है कि इसके लिए टेक्निकल नॉलेज हमें चाहिए कि एक्चुअली एडिक्शन है क्या। ओके, ठीक, हम बहुत देर से बात कर रहे थे नशे का, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एडिक्शन। ठीक, एडिक्शन के लिए मस्ट है, चाहे आप गूगल पे चले जाएं या बरतानिया की डिक्शनरी पे चले जाएं, टेक्निकल चीज़ों के अलावा कहते हैं कि जी कंपल्सिव वायलेशन ऑफ नॉर्म्स विद बैड कॉन्सिक्वेंसेस। सवाल ये है कि मुश्किल अंग्रेजी कहिए, समझाइए भी थोड़ा सा। जब हम समाजी, माशरती, अखलाक़ी, घरेलू, ख़ानदानी या मजहबी अक़दार की पामाली करते हैं और उसकी वजह से कुछ गलत नताइज को हम फेस करते हैं, उसे हम एडिक्शन कहते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। तो एडिक्शन के लिए ज़रूरी है कि बैड कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर परसेंटेज और टेक्निकलिटीज़ बताती हैं कि अगर 100 लोग शराब पिएंगे तो सिर्फ उनमें 10% एवरेज ऐसे होंगे जिनको बैड कॉन्सिक्वेंसेस का सामना होगा, जिनके ऊपर बुराई आएगी, जिनके ऊपर बुराई आएगी, यानी गाड़ी लग जाएगी, जो भी है बैड नुकसान हो जाएगा। चलें ठीक है, 90% के साथ नहीं होगा, वो यूज़र कहलाते हैं। वो यूज़र कहलाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ अद्वियात की मुख्तलिफ परसेंटेज है। हीरोइन का 45% है, ठीक है, आइस का 65% है, कोकेन का 80% है। 80% कोकेन में बुराई आएगी। जी बुराई आएगी, इसलिए कि वो अच्छा। दूसरी बात ये कि आपने जो इरशाद फरमाया था कि ये स्काई द लिमिट लोग करते जाते हैं, अब्यूज करते हैं ड्रग, तो ये एडिक्शन की प्रॉपर्टी है, ये प्रोग्रेसिव होती है। ओके, आज जो बंदा एक पैक शराब पी रहा है या एक सिगरेट चर्च की पी रहा है, 2 साल के बाद वो 1 लीटर नीट पी जाएगा या बहुत सारी कई ग्राम हीरोइन पी जाएगा। ये बीमारी का हिस्सा है। इसमें मरीज का ये लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जितना आप करते जाओगे उतना आपको कम मजा आएगा और आप ज्यादा करना शुरू, जिसको हम कहते हैं टॉलरेंस बढ़ता जाता है। टॉलरेंस बढ़ता जाता है, टॉलरेंस बढ़ता जाता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लेके उसको हम फिर वो करते हैं। तो इसमें किसी के इस्तेमाल पे कोई वो नहीं है, लेकिन ये कि चूँकि बीमारी का हिस्सा है, प्रोग्रेसिव है, क्रॉनिक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, नशा जो है, नशे की बीमारी को अभी तक जो हम डिस्कस नहीं किया गया और बहुत कम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। मैं सर के सामने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये कि सदाकत साहब को तो ज़ाहिर है मैं सर कहूँगा। सर को हमने राज़ी किया हुआ है, आप बोले ना। जल्दी बोले सर, ब्रेक करीब आ रही है। सर बात ये है कि पहले हमें ये देखना है कि ये एडिक्शन जो है ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, जो हम देखते हैं। ओके, प्राइमरी एडिक्शन में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन चाहिए आपको, जुनियाती तौर पर उसमें ससेप्टेबिलिटी होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर ड्रग को अट्रैक्ट करने की। यानी अब्बू शराब पीते थे तो बच्चे में भी जेनेटिकली आ सकता है। वो शराब पी सकेगा, हीरोइन नहीं पिएगा। ओके, क्योंकि उसमें ससेप्टेबिलिटी उसी जीन की है। ऑफ कोर्स, और परवरिश में घर का माहौल तो उसने देख ही लिया बात। अच्छा, एनवायरमेंटल एक्सपोजर है, चाहे पीयर प्रेशर हो, चाहे कोई और मसला हो। सबसे ज्यादा दुनिया में एडिक्शन होती पीयर प्रेशर से, ना स्ट्रेस से होती है ना किसी से होती है। पीयर प्रेशर से आपकी मुराद यानी बॉस के साथ पीनी है ताकि बॉस में तरक्की दे? बॉस इज नॉट पीयर, सोसाइटी, मेरे दोस्त, मेरे यार, आपके हमउम्र दोस्त, मेरी संगत। ओके, हाँ, जो आप शाम में रात के खाने के बाद ठिये पे बैठ के उनसे बातें करते हैं। हम असर भी। आपके दोस्त कैसे थे हाशमी साहब? मेरा दोस्त ही कोई नहीं था। मेरे वालिद ने मुझ पे इतना सख्त नज़र रखी थी कि मगरिब के बाद हमें इजाज़त नहीं थी कि घर से बाहर कदम निकाल सकें। अब हाशमी साहब ने अगेन जिस तरह इशारा किया है वो परवरिश का है। पेरेंट्स के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें, देखें वो किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने ओवरऑल जो डिस्कशन की है वो यही की है कि हम इस वक्त किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, कौन कौन से नशे हैं, क्या क्या मसाइल हैं, यूथ किस तरफ है, पूरी कौम कर रही है, बहुत सारे फैक्ट्स डिस्कस हुए हैं। पार्ट 1 का यहाँ पर इख्तिताम होता है। इख्तिताम पर मैं आपको ये बता दूं कि पार्ट 2 पार्ट 1 से ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम बात करेंगे किस तरीके से दुनिया चर से बीमारियों का इलाज कर रही है। हम अभी तक 19वीं सदी में बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे कि जो केमिकल्स आ गए हमारी सोसाइटी में कोकेन, LSD, एक्सटेसी, पता नहीं कौन कौन से नशे आ गए हैं जो लेबोरेटरी में तैयार हो रहे हैं, इसका मेंटल इंपैक्ट क्या हो रहा है। क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर रिहा पे बहुत सारे लोग हैं, पागल खाना भी चला रहे हैं, बहुत सारा कुछ हो रहा है। तो ये दिमागी बीमारियां, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई पाकिस्तानी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो पूरी सोसाइटी बोलती है दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहा है, पागल हो गया। तो यकीनन ये वो मिथ्स हैं, ये वो टैबूज हैं जिनको हम तोड़ेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन पार्ट 1 यहाँ खत्म हो रहा है। मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी सेम टाइम में पार्ट 2 पे। देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।